नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी यूट्यूब चैनल। मैं सीमा आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है परीक्षा। समीर को ऑफिस से आए 20 मिनट हो गए थे। अभी तक उसे चाय मिलने का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। क्रोध में दंदनाता हुआ वह रसोई घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। पत्नी कंचन गैस के चूल्हे पर से चाय का पानी केतली में डाल रही थी। समीर क्रुद्ध स्वर में बोला, मुझे नहीं मालूम था चाय बनाने में इतनी देर लगती है। क्या तुम कोई भी काम ठीक समय पर नहीं कर सकती? मैं कोई मशीन नहीं हूँ, देख तो रहे हो। चाय बना रही हूँ, जब पानी उबलेगा तभी तो चाय बनेगी। उतने ही गुस्से में कंचन ने उत्तर दिया। फिर थोड़ी देर में ही कंचन ने प्याले में चाय बनाकर समीर की ओर बढ़ा दी। समीर ने रोष भरे नेत्रों से पत्नी की ओर देखते हुए प्याले को हाथ में ले लिया और कहा, अब खाने को भी कुछ मिलेगा? कंचन ने 2 प्लेटें उसकी ओर बढ़ा दी और कहा, कमरे में एक जार में मठरी है और दूसरे में मूंग की दाल रखी है, ले लो। अगर तुम उठकर दे दोगी तो क्या घिस जाओगी? जानती हो ऑफिस से थका हुआ आया हूँ। इतना भी नहीं कि अपने आप कुछ ख्याल करो। आप ऑफिस में जैसा काम करते हैं मुझे मालूम है। मैं भी कोई घर में खाट नहीं तोड़ती रही हूँ। न मालूम मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे। 1 मिनट को चैन नहीं। बड़बड़ाती हुई कंचन गैस बंद करके रसोई से निकल आई। फिर एक प्लेट में मठरी व एक में तली हुई मूंग दाल लाकर उसने क्रोध से मेज पर रख दी। कमरे में एक और 6 वर्षीय पूजा खड़ी हाथ का अंगूठा चूस रही थी। कंचन का क्रोध उस पर फूट पड़ा। उसके मुंह पर तमाचा मारकर उसका हाथ जोर से बाहर खींच दिया। कमबख्त, इतनी बड़ी हो गई है, शर्म नहीं आती अंगूठा चूसते हुए? काट कर फेंक दूंगी अंगूठे को अगर फिर कभी मुंह में देखा। कहकर वह रसोई में चली गई। रात का खाना बनाने के लिए जोर जोर से बर्तन पटकने लगे। समीर की भी अब तक भूख प्यास समाप्त हो गई थी। वह कुर्सी पर बैठा रहा। तभी 9 वर्षीय अनुराग बाहर से घर में आया। उसकी कमीज फट रही थी, नेकर मैली हो रही थी, मुंह और हाथों पर मिट्टी लगी थी। समीर उस पर बरस पड़ा। यह क्या हाल बना रखा है? तू जानवर है जो मिट्टी में लौट कर आ रहा है? स्कूल का काम किया? अनुराग ने किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया। वह रसोई घर की ओर बढ़ गया। इस अवज्ञा से समीर चिढ़ उठा। उसने आगे बढ़कर अनुराग का हाथ थाम लिया और कहा, तूने यही तमीज़ सीखी है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? ला दिखा अपनी कॉपी किताबें, देखता हूँ आजकल तू स्कूल में क्या कर रहा है। अनुराग अब भी वैसा ही खड़ा रहा। समीर ने तड़ातड़ उसे मारना शुरू कर दिया। लाता है कि नहीं? जितनी ढील दो बदतमीजी बढ़ती जाती है। अनुराग ने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया। जितना वह चिल्लाया समीर का क्रोध बढ़ता जाता और वह उतनी ही जोर से मारता जाता। पूजा सोफे पर औंधी लेटी थी। उसका अंगूठा उसके मुंह में था। सोफे पर उसके आंसू टपक रहे थे। 4 वर्षीय श्री भी नींद से उठ गई और उसने भी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कंचन काफ़ी समय तक प्रयत्न करती रही कि वह इस कोहराम की ओर ध्यान न दे। अंत में जब उससे रहा न गया तो वह कमरे में जाकर समीर से बोली, क्या बच्चे को मार डालोगे? फिर अनुराग को उसके हाथ से खींच लिया और उसको अंदर की ओर ठेल दिया। अनुराग रोना चिल्लाना भूलकर तेजी से दूसरे कमरे में आ गया। समीर बोला, तुमने ही उसे बिगाड़ रखा है। न पढ़ता है न लिखता है, सारे दिन आवारागर्दी करता है। उसे क्या आईएएस की परीक्षा के लिए बैठना है जो वह सारे दिन पढ़े? फिर इस उम्र में नहीं खेलेगा तो क्या जब बाल सफ़ेद हो जाएंगे तब खेलेगा? खूब बिगाड़ लो बेटे को, फिर बाद में सिर पकड़ कर रोना। मैं तो जा रहा हूँ। इस घर में तो एक क्षण भी रहना कठिन है। घर है कि नरक है? पीछे से कंचन चिल्लाई, यदि 10 बजे के बाद घर में आए तो मैं दरवाज़ा बंद करके सो जाऊंगी, चाहे सारी रात दरवाज़ा पीटते रहना। फिर साड़ी के पल्ले को कमर पे लपेटते हुए बड़बड़ाई, या तो घर में रहेंगे ही नहीं, अगर रहेंगे तो सारे घर को सर पर उठा लेंगे, हर समय कलेश रखेंगे तो घर नरक लगेगा ही। अब आएंगे 11 बजे। मैं तो खरीदी हुई दासी हूँ ना, जो बैठी इंतज़ार करती रहूँगी। ऐसे ही एक दिन समीर ऑफिस से आया। चाय की प्रतीक्षा करते हुए वह आज आई हुई डाक देख रहा था। तभी एक पत्र को देखकर वह चौंक उठा। पत्र अनुराग के स्कूल से प्रिंसिपल का था। उन्होंने समीर को अगले दिन मिलने के लिए बुलाया था। वह जानता था कि अनुराग पढ़ता लिखता नहीं है, इसलिए वह 1 साल फेल हो चुका है, किंतु उसके लिए तो प्रगति पत्र ही आता है। फिर पढ़ाई में तो पूजा भी कमज़ोर है। केवल अनुराग के लिए ही क्यों उसे बुलाया गया है? इसी सोच में आज उसे कंचन का चाय के लिए देर लगाने का भी एहसास न हुआ। कंचन चाय लेकर आई
तो उसने वह पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया। क्या कारण हो सकता है, सोचने में वह भी असमर्थ रही। एक गहरी आशंका ने दोनों के मन को जकड़ लिया। जब दिए हुए समय के अनुसार समीर प्रिंसिपल श्री सिंह के ऑफिस में पहुंचा तो कारण जानकर उसे प्रतीत हुआ कि वह अब सारी उम्र सिर उठाकर नहीं चल पाएगा। उसके शरीर का स्पंदन बिल्कुल रुक गया। श्री सिंह ने बताया कि अनुराग क्लास के अन्य बच्चों की किताबें वह पैसे चुराता है और कई बार वह स्कूल पहुंचता ही नहीं। परिणाम स्वरूप उन्होंने कई घटनाएं भी बताई। समीर को वे सब बातें सुनाई नहीं दे रही थी। उसके कानों में तो बस एक ही बात गूंज रही थी, समीर तुम्हारा पुत्र अनुराग चोर है, समीर तुम्हारा पुत्र चोर है। प्रिंसिपल ने समीर की मुखमुद्रा देखी तो उनका हृदय द्रवित हो गया। इतने सालों के अनुभव से वह जानते थे कि अनुराग के संस्कार बुरे नहीं हैं। यह उसका एक प्रकार का मानसिक विकार है जो उससे उचित व्यवहार करके ठीक किया जा सकता है। समीर को वह अच्छी तरह जानते थे क्योंकि वह भी इसी स्कूल का पढ़ा हुआ था। मधुर स्वर में उसके कंधों पर हाथ रखकर श्री सिंह बोले, समीर कोई और बालक होता तो मैं उसे स्कूल से निकाल देता, किंतु मैं तुम्हारे परिवार को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है जिससे तुम समय पर इसका कुछ उपाय कर सको। मेरा विचार है कि तुम उसे और हो सके तो पूजा को भी किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाओ। पूजा में कोई अवगुण नहीं है, परंतु मैं आश्चर्य करता हूँ कि तुम्हारी पुत्री होकर वह पढ़ाई में इतनी कमज़ोर कैसे है। इस परीक्षा में उसके किसी भी विषय में 10% से अधिक अंक नहीं आए हैं। श्री सिंह के संवेदनशील व्यवहार से समीर की आंखों में आंसू भर आए। भरे गले से वह कठिनाई से केवल इतना ही कह पाया कि वह सब प्रयत्न करेगा जिससे श्री सिंह को अनुराग से भविष्य में कोई शिकायत न रहे। घर आकर वह पलंग पर लेट गया। कंचन के पूछने पर उसने आज का सारा वार्तालाप उसे बता दिया। क्रोध और क्षोभ के कारण कंचन के आंसू बहने लगे। उसकी इच्छा हुई कि अनुराग को पकड़कर खूब पीटे। फिर उसे लगा कि कहीं अनुराग को पालने में उससे कुछ त्रुटि रह गई है, अतः उसे कुछ कहने के स्थान पर अपनी ही कमी ढूंढकर दूर करनी चाहिए। आज वर्षों पश्चात पति पत्नी ने किसी विषय पर विचार विमर्श किया। अंत में यही तय पाया कि प्रिंसिपल साहब द्वारा बताए गए मनोवैज्ञानिक के पास सारा परिवार जाए, संभवतः वही कुछ उपाय बताए। मनोवैज्ञानिक ने तीनों बच्चों की हिस्ट्री बड़े ध्यान से सुनी और कहा, जान पड़ता है कि बच्चों को अपने घर में सुरक्षात्मक भावना का अभाव प्रतीत होता है। घर का वातावरण उनके मानसिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है, अतः पहले माता पिता घर में वातावरण को ऐसा बनाने का प्रयत्न करें जिससे बच्चे प्रसन्न रह सकें। घर आकर कंचन फिर अपने भाग्य को कोसने लगी कि उसके ही बच्चों को असामान्य होना था। वह तो हर तरह बच्चों का ख्याल रखती है, सुबह से रात तक वह उन्हीं के लिए कोलू के बैल की तरह पिसती रहती है। समीर बोला कि शायद मनोवैज्ञानिक का संकेत वातावरण की खराबी से उनके रोज रोज के झगड़े की ओर था। अब इसी को लेकर दोनों में वाग्युद्ध आरंभ हो गया। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे कि झगड़ा पहले तुम्हारी ओर से शुरू होता है। तभी कमरे में श्री आ गई। माता पिता के ऊंचे व तीखे स्वर सुनकर पहले तो उसने धीरे धीरे रोना शुरू कर दिया, फिर कमरे में ही पेशाब कर दिया। कंचन ने क्रोध से उसे पीटने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु समीर की ओर देखकर रुक गई। डॉक्टर के दिए हुए निर्देश भी स्मरण हो आए। उसने श्री का नेकर बदला और श्री को गोद में ले लिया। श्री उसकी गोद में चिपक गई। कंचन का हृदय भर आया। घर के कामों में उलझे रहने के कारण वह कभी श्री को इस प्रकार गोद में लेकर प्यार नहीं कर पाती। मन ही मन उसने निश्चय किया कि वह घर के काम छोड़कर श्री को भी थोड़ा समय अवश्य देगी। शाम को समीर ऑफिस से आया। ड्राइंग रूम की चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी थी। उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी। अभी तक कंचन घर को कभी गंदा नहीं रहने देती थी, अब क्या उसकी भी इति हो गई। गुस्से से उसने कंचन को आवाज़ दी, पर कंचन तो इस प्रयत्न में थी कि आते ही समीर को चाय नाश्ता दे दे, जिससे आपसी झगड़ा होने की संभावना कम रहे। आज सारे दिन वह इसी विषय पर विचार करती रही। वह सोच रही थी कि माता पिता अपने बच्चों के लिए बड़े से बड़ा बलिदान कर देते हैं, तो क्या वह इतना भी नहीं कर सकती कि उनके लिए घर का वातावरण सुधारने का प्रयत्न करें। क्या वह बच्चों की भलाई के लिए समीर की 2-4 अन्यायपूर्ण बातें नहीं सहन कर सकती। समीर का कठोर स्वर सुनकर झटपट वह हाथ में केतली लेकर कमरे में पहुंच गई। मेज पर प्याले और नाश्ते का सामान उसने पहले ही रख दिया था। वह केतली मेज पर रख ही रही थी कि समीर ने रुष्ट होकर कहा, आज घर में क्या तूफान आया था? यह रहने का घर है या कबाड़ी की दुकान? स्वभाव के अनुसार कंचन के होंठों तक
इस आक्षेप का कड़वा सा प्रत्युत्तर आया। तभी उसकी निगाह कोने में खड़ी पूजा पर पड़ गई। उसने मुंह में अंगूठा दे रखा था। उसके मुंह पर घबराहट के चिन्ह थे। कंचन ने उसे प्यार से कहा, पूजा बेटी, तूने दूध नहीं पिया? आ तू यहाँ कुर्सी पर आ बैठ जा, मैं तेरे लिए दूध ला रही हूँ। पूजा फिर भी चुपचाप खड़ी रही। कंचन ने गोद में उठाकर उसे कुर्सी पर बैठा दिया। फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर रसोई में दूध लेने चली गई। समीर ने भी कमरे के अस्त व्यस्त होने की दोबारा चर्चा नहीं की। सब्जी चूल्हे पर चढ़ाकर कंचन ड्राइंग रूम में आई कि वह उसे साफ कर दे। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि समीर सब चीज़ें यथास्थान रख रहा है और पूजा उसकी सहायता कर रही है। कंचन चुपचाप लौट गई और यत्न से खाना बनाने में व्यस्त हो गई। समीर सोच रहा था कि कंचन भी क्या करे, हर समय तो काम में लगी रहती है। यदि वह हर समय उस पर झिल्लाने की बजाय उसकी थोड़ी सी सहायता कर दे तो उसकी हानि क्या है। फिर आज कंचन ने अपने ऊपर कितना संयम किया। जब वह बच्चों के कारण संयम रख सकती है तो आखिर ये उसके भी तो बच्चे हैं। बच्चों के उचित प्रकार से पालन पोषण की जिम्मेदारी दोनों पर है। तभी समीर की दृष्टि पूजा पर पड़ गई। वह बड़े मनोयोग से मेज पर रखे रेडियो की धूल पोंछ रही थी। समीर ने स्नेह से उसके गाल थपथपाकर कहा, अब घर की सफाई रोज़ हम दोनों ही किया करेंगे। देखो, इतनी सी देर में ही कमरा कितना सुंदर लगने लगा। रात को खाने के पश्चात समीर ने अनुराग से कहा, अनुराग बेटे, जरा अपना स्कूल का बैग तो उठा लाना। मैंने इस वर्ष की तुम्हारी पुस्तकें देखी ही नहीं हैं। आश्चर्य से अनुराग ने समीर की ओर देखा। न तो उसे स्वर में आक्रोश का पुट सुनाई पड़ा, न भावभंगिमा में कठोरता का आभास मिला। पर वह उठा नहीं। समीर ने अपने स्थान से उठते हुए कहा, अच्छा चलो मैं ही देख लेता हूँ। अनुराग शीघ्रता से उठते हुए बोला, नहीं पापा, मैं अभी लाता हूँ। और वह तीव्र गति से बैग लेने चला गया। 2-4 मिनट पश्चात समीर उसके पीछे गया। अनुराग बड़ी जल्दी जल्दी बैग में से कुछ पुस्तकें व कॉपियाँ निकालकर कमरे में बिछी दरी के नीचे छिपा रहा था। समीर उसके पास बैठ गया। अनुराग के हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए, मुंह सफ़ेद पड़ गया। तभी समीर ने छिपाई गई पुस्तकें दरी के नीचे से निकाल ली। पुस्तकें तो 2 ही थीं, कापियाँ 3-4 थीं। समीर ने पुस्तकों पर नाम देखे जो अन्य बच्चों के थे। सप्रयत्न स्वर को स्वाभाविक बनाते हुए समीर ने पूछा, ये किताबें तुमने इन लड़कों के बैग से क्यों ली? अनुराग ने हकलाते हुए कहा, मैंने पढ़ने के लिए मांगी हैं। क्या तुम्हारे पास ये पुस्तकें नहीं हैं? हैं, पर मेरी मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने उनसे ले ली। तुम जानते हो कि तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था। अनुराग ने नकारात्मक संकेत में गर्दन हिला दी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम दूसरे बच्चों की किताबें व पैसे चुराते हो। अनुराग का मुंह पहले लाल हुआ, फिर बिल्कुल पीला पड़ गया। मुंह से एक शब्द भी न निकला। समीर ने फिर पूछा, क्या यह सच है? अब बड़ी कठिनाई से अनुराग बोला, मुझे ज़रूरत थी, पढ़कर वापस रख देता। समीर ने संयत स्वर में कहा, तुम जानते हो, किसी की चीज़ उसकी आज्ञा के बिना और उसके अनजाने में लेने को चोरी कहते हैं। अनुराग गर्दन झुकाए चुप बैठा रहा। समीर ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, अब से यदि तुम्हें किसी किताब की आवश्यकता पड़े या किसी कारण पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना। ये किताबें मैं तुम्हारे प्रिंसिपल साहब को वापस कर दूंगा। फिर समीर ने इस भाव से किताबें अलग रख दी कि अब यह किस्सा समाप्त हो गया। इसके बाद कॉपियों को हाथ में लेकर देखा। कॉपियाँ उसी की थी, पर उनमें कहीं भी ठीक प्रकार से काम नहीं हुआ था। हर स्थान पर अध्यापकों द्वारा उनकी खिन्नता व अप्रसन्नता द्योतक टिप्पणियाँ लिखी थी। यह देखकर समीर का हृदय लज्जा व ग्लानि से भर गया। इस समय उसे पुत्र से अधिक खुद पर क्रोध आ रहा था। उस दिन का गृह कार्य उसने अपने सामने कराया और निश्चय किया कि अब वह समय निकालकर बच्चों पर ध्यान देगा। रात को जब बिस्तर पर लेटा तो उसे ध्यान आया कि आज एक बार भी उसकी ओर कंचन की चकचक नहीं हुई। पास के पलंग पर सो रही कंचन को उसने देखा। नींद ने उसके मुख के तनाव को अपने आंचल में छिपा लिया था। श्री उससे चिपटी हुई थी। वात्सल्य का साकार चित्र था। उसने अनुभव किया कि जब एक दिन इस प्रकार बीत सकता है तो प्रयत्न करने से अन्य दिन भी बीत सकते हैं। यदि वे दोनों बच्चों पर अधिक ध्यान दें तो यह दोनों प्रकार से लाभदायक होगा। बच्चों के मानसिक विकार भी दूर हो जाएंगे और उन्हें भी आपस में लड़ने का कम समय मिलेगा। प्रातः समीर को आश्चर्य हुआ जब बिना मांगे कंचन उसके लिए चाय ले आई।
उसने अपने भाव प्रकट नहीं किए कि कहीं प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अभी वह तकिए के सहारे अधलेटा चाय पी रहा था। उसके सामने अखबार फैला था। तभी श्री जाग गई। प्रतिदिन की भांति उसने ऊँ शुरू कर दी। कंचन अनुराग व पूजा को स्कूल के लिए तैयार होने के लिए तरह तरह के आदेश दे रही थी। साथ ही रसोई में बर्तन खड़कने की आवाज़ भी आ रही थी। रोज़ की तरह वह कंचन को पुकारने वाला था कि क्यों नहीं वह श्री को संभालती, जो रो रो कर उसके अखबार पढ़ने का मज़ा खराब कर रही है। लेकिन बिना मांगे चाहे वह अखबार ने इतना प्रभाव तो दिखाया कि उसको विचार आया कि यदि कंचन श्री को संभालेगी तो दोनों बच्चों को ठीक से नाश्ता नहीं दे पाएगी और फिर स्वयं उसका भी ऑफिस के लिए ठीक समय पर खाना मिलना कठिन हो जाएगा। साथ ही परेशान कंचन के क्रोध का शिकार बनेगी श्री। उसने श्री की ओर मुस्कुराकर देखा। उसका बिस्तर गीला था, इस कारण उसे बेचैनी हो रही थी। फिर 4 वर्ष की होने के कारण वह पापा को यह बताने में लज्जा अनुभव कर रही थी। अतः उसके रोने का स्वर तीव्र हो गया। कंचन दौड़ी हुई आई। हाथ उसके आटे से सने थे, माथे पर परेशानी की रेखाएं खिंची थी। परंतु एकाएक वह हंसकर बोली, क्यों गंदी लड़की, आज फिर सब बिस्तर खराब कर दिया। खैर उठो और गुसल खाने में नहाकर कपड़े बदलो। तभी अनुराग की पुकार सुनाई दी, मम्मी क्या मैं भूखा चला जाऊं? अभी तक कुछ खाने पीने को नहीं मिला है, स्कूल का समय हो गया है। समीर ने देखा कंचन के मुख पर झुंझलाहट के चिन्ह उभर आए हैं। उसके चेहरे पर अंतर्द्वंद की छाप भी दिखाई दी, लेकिन वह सहज स्वर में बोली, आई बेटा, सब तैयार है, बस श्री को गुसल खाने में छोड़कर तुम दोनों को नाश्ता देती हूँ। समीर बोला, तुम जाओ उन्हें नाश्ता दो, श्री को मैं ले जाता हूँ। कंचन ने उसकी ओर कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखा, फिर मुस्कुराकर शीघ्रता से लौट गई। समीर को लगा कंचन की मुस्कुराहट कितनी आकर्षक है, वह कभी मुस्कुराती क्यों नहीं। श्री को संबोधित कर बोला, तुम्हें अपने कपड़े उतारने व पहनने आते हैं? श्री ने गर्दन हिलाकर जताया कि यह काम वह जानती है। समीर उसको पकड़कर गुसल खाने में ले गया। श्री ने पहली बार पापा के साथ जाने में कुछ संकोच का अनुभव किया, साथ ही उसे प्रसन्नता भी हुई। पापा को प्रभावित करने के लिए जल्दी जल्दी स्वयं कपड़े उतारकर नहाने लगी और फिर स्कूल के कपड़े पहन लिए। समीर बराबर उससे बातें करता रहा। जब श्री गुसलखाने से बाहर निकली, कंचन ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। समीर ने पाया कि नन्ही श्री के साथ बातें करने में उसे कितना आनंद आया। आज क्योंकि समीर अखबार नहीं पढ़ रहा था, इसलिए वह देख पाया कि कंचन कितनी जल्दी जल्दी उसके खाने का डब्बा तैयार कर रही थी। उसने सोचा जब वह ऑफिस चला जाएगा तब वह श्री के बिस्तर व अन्य कपड़े धोएगी, घर के दूसरे काम निपटाएगी, फिर शायद उसे राशन या घी के लिए लाइन में लगना पड़े। इसी बीच बच्चों के स्कूल से आने का समय हो जाएगा। तब वह न मालूम कैसे अपना नंबर रख उन्हें खिलाने पिलाने आएगी और फिर लाइन में खड़ी होगी। जब तक वह घर के सब कामों से छुट्टी पाएगी, उसके ऑफिस के आने का समय हो जाएगा और वह फिर पति व बच्चों की सेवा में जुट जाएगी। इसके पश्चात भी उसे पति की ताड़ना और बच्चों के उलाहने सहने पड़ेंगे। फिर क्या आश्चर्य है कि वह इतनी खींची रहती है और उसकी खींच का प्रभाव बच्चों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। कंचन ने खाना लगाकर डब्बा समीर के पास रख दिया। स्नेहिक स्वर में वह श्री से बोली, चलो बिटिया, तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। श्री भी आज अच्छे मूड में थी, बिना हिल हुज्जत के उठ खड़ी हुई। समीर ने हिचकते हुए कहा, मैं स्कूटर पर छोड़ आऊँगा। कंचन हंस पड़ी, इसका स्कूल ही कितनी दूर है, 5 मिनट में मैं छोड़कर आ भी जाऊँगी। आपके जाने का समय हो गया है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। समीर मंत्रमुग्ध सा माँ बेटी की पीठ की ओर देखता रह गया। बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं, इसलिए आजकल उनकी छुट्टियां थीं। खाना खाकर श्री सो गई थी। कंचन धोबी से आए कपड़ों का ढेर लगाए बैठी थी। प्रत्येक कपड़े को देखकर आवश्यकतानुसार उनकी मरम्मत या बटन टाँग कर दूसरी ओर रखती जा रही थी। दूसरी ओर उसे पूजा व अनुराग के हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। सुनकर उसके मुंह पर कोमल भाव तैराए। समीर घर में व बच्चों में कितनी दिलचस्पी लेता है। उसी ने बच्चों को यह शब्द रचना का खेल सिखाया है। दोनों की ज्ञान वृद्धि भी होती है और मनोरंजन भी होता है। समीर अब तो ऑफिस से आकर कभी दोस्तों के पास ताश खेलने नहीं जाता। इतनी मेहनत से और मनोरंजन की कमी से कहीं उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े, इस आशंका से वह सिहर उठी। उसके लिए क्या उपाय करे, इसी विषय पर विचार करने लगी। तभी उसे दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वह दरवाजे पर पहुंची। डाकिया लेटर बॉक्स में चिट्ठियां डालकर वापस जा रहा था। उत्सुकतावश वह सब चिट्ठियां देखने लगी। उसमें अनुराग व पूजा के प्रगति पत्र देखकर
एक बार की उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। यद्यपि समीर के कथनानुसार बच्चों ने पर्चे अच्छे किए थे और उनके विरुद्ध अब कोई शिकायत भी नहीं सुनी थी, फिर भी एक अजीब भावना ने उसे घेर रखा था, मानो इन दोनों के परिणाम पर ही उनका ग्रस्त जीवन निर्भर करता हो। कांपते हाथों से पहले उसने अनुराग का परिणाम देखा। वह सब विषयों में पास हो गया था। एक संतोष की सांस लेकर उसने भगवान को धन्यवाद दिया। पूजा भी हर विषय में उत्तीर्ण थी। एक दो विषयों में तो उसके अंक बहुत ही अच्छे आए। समीर ऑफिस से आया तो कंचन भागी भागी उसके पास आई और बोली, आपको मालूम है, पूजा और अनुराग पास हो गए। और उसने अत्यधिक उत्तेजित होकर प्रगति पत्र उसकी ओर बढ़ा दिए। चेहरे से प्रसन्नता उसकी फूटी पड़ती थी। उसकी उत्तेजना देखकर समीर हंस पड़ा। बोला, तुम तो ऐसे प्रसन्न हो रही हो जैसे दोनों ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया हो सकता है समय आने पर ये यूनिवर्सिटी में भी टॉप करें, पर तब मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी इस समय हो रही है। यह इन दोनों की परीक्षा नहीं थी, बल्कि हम दोनों के संयम व सहनशीलता की परीक्षा थी, जिसमें हम उत्तीर्ण हो गए हैं। यह कहते कहते कंचन भाव विभोर हो उठी।